नमस्कार दोस्तों, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ की संरचना एवं अणु। तो उसके इस टॉपिक के बारे में अपन शॉर्टली डिस्कस करते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शॉर्ट को मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें वीडियो क्लियरिटी नहीं थी, उसी कारण। तो हमने पढ़ा था पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था। पदार्थ से अणु और कर लेते हैं। ठीक है, पूरा लिख लेता हूँ इसी में। यह था पदार्थ की संरचना एवं अणु। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पदार्थ की संरचना अणु। पदार्थ की संरचना अणु की बात करते हो तो हम पहले इसके बारे में डिस्कस भी करते, लेकिन वापस बता रहा हूँ। तो इसमें पहला टॉपिक पहले पढ़ेंगे अपन पदार्थ या द्रव। ठीक है, पदार्थ और द्रव क्या होता है? पदार्थ और द्रव होते हैं जैसे हमारे चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है, जैसे कि जल हो गया, हवा हो गई, नमक हो गया, किताब हो गया, कंप्यूटर आदि सभी द्रव क्या होते हैं? आदि सभी क्या होते हैं? द्रव या तो द्रव होते हैं या पदार्थ होते हैं, जो अपने चारों तरफ होते हैं। ठीक है, वही पदार्थ है। अगर साइंस के हिसाब से बात करें तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें द्रव्यमान होता है। जो भी कोई वस्तु होती है वो स्थान घेरती है, उसमें द्रव्यमान होता है। या फिर अपन जो भी अपने शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिया द्वारा जो भी जिसको महसूस किया जा सकता है वही पदार्थ द्रव्य होता है। हम अब बात करें पदार्थ की तो द्रव्यमान की, तो द्रव्य का द्रव्यमान होता है। द्रव्य का द्रव्यमान होता है एम, जैसे एम द्वारा हम डिनोट करते हैं। इसका अर्थ है कि इसका भार होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक उसका द्रव्यमान होगा। मतलब जो कोई द्रव्य या पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान है वही उसका भार होता है। और जो जितनी वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना उसका द्रव्यमान उतना ही भारी होगा। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका अर्थ है कि उसका आयतन भी होता है। मतलब द्रव्य स्थान घेरता है तो उसका आयतन भी होगा, तो द्रव्य का आयतन भी होता है। ठीक है, इसी की बात करें तो अपन अब देख द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के गुणधर्म की बात करें तो द्रव्य के गुणधर्म क्या द्रव्य के गुणधर्म होते हैं, कैसा क्या दिखता है, कैसे क्या होता है, ये बात करते हैं, वही गुणधर्म है। तो द्रव्य के गुणधर्म की बात करें तो द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। तो द्रव्य के ऐसे कण पाए जाते हैं, तो इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। तो इनको मतलब गति करने के लिए जगह मिल जाएगी, तो ये निरंतर गति भी करते रहते हैं, इधर से इधर उधर से इधर। द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य कण है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच में एक फोर्स पाया जाता है जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन सा फोर्स पाया जाता है, बल पाया जाता है, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। ये द्रव्य गुणधर्म के बारे में हो गया था। क्या हो गया था? द्रव्य के मध्य रिक्त स्थान होता है, द्रव्य निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव्य के कणों के बीच में एक दूसरे के
को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर और दैर्घ्य के प्रकार, दैर्घ्य के प्रकार करते हैं। बात करते हैं तो दैर्घ्य के दो प्रकार के होते हैं दैर्घ्य। शुद्ध दैर्घ्य, प्योर मैटर, अशुद्ध दैर्घ्य, अशुद्ध दैर्घ्य, इम्प्योर मैटर। ठीक है, बात करें अपन शुद्ध दैर्घ्य की। शुद्ध दैर्घ्य क्या होता है? ऐसे दैर्घ्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें शुद्ध दैर्घ्य कहते हैं। ऐसे दैर्घ्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक हो या अवयव हो उन्हें क्या है? शुद्ध दैर्घ्य कहते हैं। जैसे बात करें तो लोहा हो गया, लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन आदि तत्व यौगिक शुद्ध दैर्घ्य है। ये आदि शुद्ध दैर्घ्य है। ठीक, और अगर अशुद्ध दैर्घ्य की बात करें तो अशुद्ध ऐसे दैर्घ्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें अशुद्ध दैर्घ्य कहते हैं। मतलब एक से अधिक प्रकार के घटक हो, मतलब इसमें तो क्या था, एक ही प्रकार के घटक होते हैं। जैसे सोना है तो सोना और लोहा हो गया, तो लोहे में लोहे होता है, सोने में सोने होता है। ये प्योर होते हैं, लोहा और सोना क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं बिल्कुल, कोई भी प्रकार की अशुद्ध नहीं होती। और अशुद्ध की बात करें तो एक से अधिक प्रकार का, मतलब खुद भी और भी घटक हो उसमें, मतलब अशुद्धि मिलाई हुई हो, तो वो क्या, उसमें क्या क्या आ गए? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो शीतल पेय हो गया, मिट्टी हो गई, वायु हो गई। जैसे वायु की बात करते हैं तो वायु में क्या क्या होता है? धूल कण होते हैं, नमी होती है, गैसें होती हैं। तो ये क्या है? अशुद्ध दैर्घ्य है। ये तो होगी दैर्घ्य के प्रकार की बात हो गई। अब बात करते हैं दैर्घ्य की अवस्थाओं के बारे में। दैर्घ्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये होगी दैर्घ्य की अवस्थाएं। दैर्घ्य की अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर दैर्घ्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये तो ठोस हो गया, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा हो गया दैर्घ्य, हो गया दैर्घ्य और दैर्घ्य वाले ये लिक्विड वाला है। और तीसरा हो गया गैस। दैर्घ्य की अवस्था की बात करें तो बहुत दैर्घ्य कितनी अवस्था होती है? 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर इनकी बात तो अपन कैसे पहचानेंगे ठोस है, द्रव है या गैस है? तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जल का ही ले लेते हैं। जल का एग्जांपल लें, जैसे जल का फॉर्मूला हो गया H2O, ये हो गया। तो अगर ये गैस है, ये अगर गैस अवस्था में है तो क्या होगा? गैस किस, मतलब जो जल है गैस अवस्था में, किस गैस अवस्था में तो क्या होगा? वो एक भाप के रूप में होगा, भाप में नहीं होगा, स्टीम के रूप में, इसे स्टीम कहते हैं। अगर यही जल अगर द्रव अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो तो किस रूप में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में होता है तो जल, तो वाटर होता है, वो वाटर तो जल, वैसे द्रव अवस्था में पाता है तो वो एक प्रकार जल हो गया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि
डिफरेंस बता रहा हूँ ठोस, द्रव और गैस में, वो देखना है अपने को ना। ये हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करते, अगर जल अगर सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में है तो वो किस किस रूप में पाया जाएगा? वो बर्फ हो गया, बर्फ, आइस। तो आप पहचान गए कि ठोस, द्रव और गैस क्या है। एक ही चीज़ को एग्जाम्पल देके समझाया मैंने, जैसे जल का, अगर जल गैस के रूप में है तो गैस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? भाप में। आपने देखा होगा जैसे पानी वानी गर्म करते हैं तो किसी चीज़ भाप के रूप में जल उड़ जाता है। और अगर द्रव अवस्था में है जल तो वो तो है ही, नॉर्मल जल है ही। और ठोस अवस्था की बात करें तो जल को अपन फ्रिज में रख देते हैं, उसकी बर्फ़ जम जाती है, तो वो है तो जल ही। अगर उसको पिघलाएंगे तो बनेगा तो जल ही ना, तो जल ही बनेगा। तो उसको बर्फ़ में चेंज कर दिया तो एक बर्फ़ में चेंज कर दिया तो ठोस हो गया। आइस क्या होता है? ठोस ही तो होती है, ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। ये हो गया उनकी अवस्था है। लेकिन अवस्था की बात करते हैं अपन, तो वैज्ञानिकों ने के अनुसार इनको द्रव की अवस्थाएं 5 होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं। तो दो कौन कौन सी है? एक तो हो गई प्लाज्मा, दूसरी फिफ्थ हो गई बॉस हो गई। बॉस को क्या कहते हैं? आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC द्वारा डिनोट करते हैं। उनको भी शामिल किया गया है। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपना ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक के अनुसार द्रव्य होता है, उसके कितनी अवस्था होती है? 5 होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। चौथी होती है प्लाज्मा और बॉस, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं की अभिलाक्षणिक गुणों की बात करते हैं। कौन सी? पदार्थ की अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुण, इनकी बात करते हैं। तो अभिलाक्षणिक अवस्था, अभिलाक्षण अगर अवस्था है तो कौन कौन? 4 हो गई, ठोस, द्रव, गैस 5 वो प्लाज्मा और बॉस 5 अवस्था हो गई। और देखिए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कशन ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, जिसे सॉलिड स्टेट भी के नाम से भी जानते हैं। अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो क्या होता है? ये सॉलिड होते हैं, हमारे चारों ओर असंख्य पदार्थ ठोस रूप में उपस्थित होते हैं और उन्हें अपन ठोस अवस्था कहते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछो, ठोस अवस्था में कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो अपन बात करें तो एग्जाम्पल देखें तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो गया, वो ठोस है। पत्थर तो सबको पता ही है, तो ठोस ही है, पत्थर हो गया। पेंसिल हो गई, पेन हो गया, जो मैंने पेन पकड़ रहा है ये भी एक ठोस अवस्था है। कंप्यूटर हो गया, नमक हो गया, मोबाइल हो गया, टेबल हो गई, ये सब किस में आते हैं? ठोस अवस्था में आते हैं। अगर ठोस अवस्था की मतलब अभिलाक्षण गुण की बात करें तो ठोस से क्या होता है? क्या क्या होते हैं अभिलाक्षण गुण? ठोस का आकार क्या होता है? आकार निश्चित होता है। कैसे? जैसे कि पेन है, मेरे पास जो मैंने पेन पकड़ रखा है,
ये एक ठोस है। तो इसका एक आकार इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये इतनी जगह घेर रहा है। ये क्या हो गया, इसकी निश्चित आकार हो गया। ये तो आकार हो गया, और इसका आकार हो गया तो इसका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है, जैसे ठोस पेन है, ठोस है, मैंने इसको यहाँ रखा तो कितनी जगह ये इसका जगह घेर रहा है, मतलब इतनी जगह घेर रखा है इसने, जहाँ ये पेपर पर इसने जगह घेर रखी है वो एक साइज हो गई। तो ये मतलब इतनी जगह घेर रखी है, निश्चित है कि इतनी जगह घेरेगा। ठीक है, फिर इसका आ गया, अगर बात करें घनत्व की, घनत्व अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? गणित अधिक इससे होता है, घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो ठोस होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और उसका आयतन क्या होता है, कम होता है। जैसे पेन मान लो, ये जगह तो बहुत कम घेर रहा है, लेकिन इसका द्रव्यमान वो ज़्यादा होता है, तो इसके कारण इसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। और ठोस की संपीड्यता होता है वो नगण्य होती है। अगर संपीड्यता की बात करें ठोस की, संपीड्यता ये नगण्य होती है। संपीड़िता मतलब इसको दबा के जगह इकट्ठित करना, मतलब एक करना, वो संपीड़िता हो गई। जैसे कि पत्थर होता है, पत्थर को अपन कितना दबा के, पत्थरों को दबा कितना मतलब संपीड़ित दबा सकते हैं, नहीं ना, तो उसी अनुसार नगण्य होती है संपीड़िता। तो उसी कणों के मध्य उच्च अंतराणु का आकर्षण बल होता है। क्या होता है? उच्च अंतराणुक आकर्षण बल होता है। कैसे? अगर ठोस की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठोस से कण ऐसे होते हैं, मतलब बिल्कुल गैप नहीं होता इनके बीच में। ये क्या है? ठोस की संरचना, मतलब किस रूप में, कैसे पाया जाता है ठोस। ये हो गया, इनके बीच में एक कण एक दूसरे से मतलब आकर्षण, अंतराल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, तो इनके बीच में गैप नहीं होता, तो इनके आसपास जगह नहीं है घूमने के लिए, इनके पास जगह नहीं है इधर से उधर घूमने की, तो इनका विसरण क्या होता है? विसरण भी अत्यंत कम होता है। विसरण भी अत्यंत कम होता है। ठोस से कण होता है, उनको एक ठोस से कण है, इनके बीच में कोई जगह ही नहीं घूमने के लिए, तो इनका विसरण कम हो गया। ऐसे ही अपन बात करते हैं द्रव की, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। अगर द्रव अवस्था की बात करें हम, तो अब द्रव अवस्था की बात करें तो क्या होती है द्रव? जैसे अपन जल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, द्रव के उदाहरण है। यही द्रव के उदाहरण है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपन कोई भी द्रव है, एक उसको द्रव को अगर अपन बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के अनुसार आकार चेंज कर लेगा। अगर उसी को अपन किसी टैंक में, बड़ी टैंक में डालते हैं तो उसके अनुसार आकार चेंज कर लेगा। तो इसका आकार अलग अलग होता है। ये पात्र के अनुसार आकार ले लेता है। ठीक है, द्रव प्रवाह कर सकते हैं, द्रव को प्रवाह कर सकते हो, मतलब द्रव का मतलब प्रवाह कर सकते हैं, एक दूसरे का मतलब बहा सकते हैं, मतलब कुल मिला के गति कर सकते हैं, करा सकते हैं। द्रव को उड़ेला या फैलाया जा सकता है।
ठीक है, द्रव को उड़ेल भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं, ज़मीन पर आप फर्श पर कहीं फैला सकते हैं। द्रव के गुण ठोस और गैस के मध्यवर्ती होते हैं। द्रव अवस्था के निम्न अभिलाक्षण गुणधर्म होते हैं, वो देखते हैं कौन क्या क्या होता है इनका। द्रव आकार निश्चित होता है, मैंने आकार बताई दिया, आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है इसका, सॉरी निश्चित होता है। ठोस का होता है आकार निश्चित, तो और आयतन होता है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। कैसे? जैसे कि 1 लीटर पानी हो गया, 1 लीटर दूध हो गया, 1 लीटर तेल हो गया, क्या है? आयतन, इसका आयतन निश्चित है। ठीक है। अगर बात करें घनत्व की, घनत्व, ठीक है, द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है, द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है, परंतु ठोस से कम होता है, मतलब बीच में होता है, ठोस और गैस के बीच में होता है इसका घनत्व। और अगर संपीड़ित की बात करें, संपीड़ितता वो क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। द्रव कणों के मध्य दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल होता है। अगर उनको कणों के मध्य बल की बात करें तो दुर्बल होता है, दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल होता है। ठीक है। और द्रव का अगर कणों के बीच में विसरण की बात करें, द्रव के कणों के बीच विसरण की बात करें तो द्रव की ये स्ट्रक्चर होती है, मतलब इनके बीच में गैप पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। द्रव के कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा तो ये इधर से उधर विसरण भी करेंगे, मतलब गति भी करेंगे, तो इनकी विसरण कम होता है, होता तो है लेकिन कम होता है। ठोस में तो होता ही नहीं है। विसरण होता है, कितना होता है? गैस से तो कम होता है और ठोस से ज़्यादा होता है। बात करते हैं अपन गैस अवस्था की। ठीक है, थर्ड बात में गैस अवस्था की बात करें, गैस स्टेट। तो गैस अवस्था की बात करें तो गैस क्या होती है? जैसे हमारे आसपास उपस्थित वायु, जैसे कि वायु अवस्था का, वायु गैस अवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कैसे है? क्योंकि उसमें वायु में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाए जाते हैं, तो ये गैस के उदाहरण हो गए। कौन कौन सी? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस के उदाहरण। जैसे और अगर बात करें अपन, जैसे कि अपन घर पे घरेलू गैस यूज करते हैं, एलपीजी, वो भी गैस अवस्था का ही उदाहरण है। अगर इसकी गुणधर्म की बात करें तो इसका आकार क्या होता है? गैस अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे आकार, जैसे कोई वायु का कोई आकार है क्या? कभी इधर कभी उधर, कोई आकार नहीं है। आयतन में कोई आयतन नहीं है, कोई जगह नहीं रहती है, तो कोई आयतन नहीं होता, अनिश्चित होता है। लेकिन पात्र के अनुसार आयतन ले लेती है। अगर गैस को अपन, जैसे घरेलू गैस है, उसको अगर संपीड़ित करके सिलेंडर में डालते हैं तो वो एक आयतन ले लेती है द्रव अवस्था रूम में। तो अगर उसको पात्र में डाल के पात्र के अनुसार तो आयतन
ले लेती है तो आयतन होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता। और घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। गैस गैस अवस्था का घनत्व क्या कम होता है। संपीड़ित की बात करें तो संपीड़ित अत्यधिक होती है। अगर संपीड़ित अत्यधिक होती है। कैसे संपीड़ित अत्यधिक होती है? गैस को मतलब दबा दबा के सिलेंडर भर लेते हैं, तो एक छोटे सिलेंडर में कितनी गैस भर सकते हैं, वही संपीड़ितता है। गैस के कणों के मध्य अंतराकर्षण बल नगण्य होता है। इनके बीच में गैस के कणों के बीच में अंतरामुख आकर्षण बल नगण्य होते, ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे गैस के वो देखते हैं प्रोब, गैस के अणु कैसे ऐसे पाए जाते हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई इधर है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, कोई पास पास में पाए जाते हैं। तो गैप ऐसे आधी हवा में उड़ती रहती है, आधी ऐसे होती है, तो इनके अंतरा कणों के बीच में कोई बल ही नहीं लग रहा, कोई आकर्षण बल ही नहीं लग रहा, तो इनके बीच में इतनी जगह गैप है, तो उनको विसरण क्या होगा? विसरण तो बहुत ज़्यादा होगा, फिर विसरण अत्यधिक होगा। ठीक है, ये गैस की अवस्था के बारे में हो गया, विसरण अधिक होगा। और आगे बात करें गैस के बारे में, तो जैसे ये शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाती है, मतलब गैस कहीं भी फैल जाती है। गैस के कणों के मध्य अत्यधिक दूरी होती है, ये बता ही दिया। गैस के कणों के बीच में अत्यधिक दूरी होती है, मतलब दूर दूर होते हैं। अधिक दाब लगाकर ताप कम करके इन्हें समीप लाया जा सकता है, मतलब अधिक ताप देके और दाब लगाकर इनको कणों को क्या बीच में पास पास लाया जा सकता है। द्रवित लिक्विफाइड किया जा सकता है, इनको द्रवित किया जा सकता है। ईंधन के रूप में अगर प्रयुक्त सीएनजी की बात करें तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो कि वाहनों में यूज करते हैं बेसिकली। अगर एलपीजी की बात करें, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घरेलू अपने घरों में खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। यह तक दैरो की अवस्था के बात में। आगे अपन देखते हैं और देखते कणाद सिद्धांत, कणाद थ्योरी। ठीक है, इसकी बात करें, ये क्या कहता है? कणाद थ्योरी के अनुसार कहा गया कि प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक दैर्घ्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत ने बहुत पहले लगभग 500 ईस्वी पूर्व विचार व्यक्त किया था। किसके बारे में? पदार्थ की अविभाज्यता के बारे में लगभग 500 ईस्वी पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम दैर्घ्य को मतलब विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और अगर अंत में एक ऐसी उनकी सीमा आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर कोई पदार्थ को छोटे छोटे कणों में हम प्राप्त करते हैं, विभाजित करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि मतलब उनको हम विभाजित ही नहीं कर सकते। उन्हें अर्थात में क्या सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेंगे, और वो सूक्ष्म कण क्या रहेंगे? अविभाज्य रहेंगे। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण, उन्हें कण को ही परमाणु कहा जाता है।
जो अविभाज्य कण है, जो छोटे छोटे कणों में विभाजित किया और वो लास्ट में ऐसी अवस्था आई उनको अपन विभाजित नहीं कर पाए, तो उन अविभाजित कणों को क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्य संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो दैरों के भिन्न रूपों जैसे कि तत्व यौगिक मिश्रण को प्रदान करते हैं। अगर ऐसी बात बहुत सारे वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने दिया था, लेकिन अपन बात करते तो उपरोक्त सभी दार्शनिक विचारों का पर आधारित थे। सन 1808 में कौन, जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा परमाणु की खोज का श्रेय इन्हें दिया गया। परमाणु का खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। कब की, 1808 में, और उनको परमाणु का सिद्धांत दिया गया। डाल्टन ने दैरों को विभाजित का विचार प्रदान किया जिसे उस समय दार्शनिक माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा दैरों को सूक्ष्म अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया था। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दैरों के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की गई है। ये तो था कर्नाड का सिद्धांत। कर्नाड सिद्धांत में ही कौन, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अगर बात करें तो अब बात करते हैं परमाणु की। परमाणु क्या होता है, एटम। जिस परमाणु क्या होता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी दैर्घ्य क्या हो, चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु अत्यधिक सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें आकार में लगभग, इनका आकार क्या होता है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर ह्रास होता है। अधिकांश धातु के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, परंतु परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। क्या बोल रहा है, अधिकांश परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, लेकिन वो परमाणु अणु और आयन बनाते हैं। ये अणु अवस्था में आयतन अत्यधिक संख्या में पूंजीगत होकर वह दैरों बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अर्थात छू सकते हैं। वो क्या है, परमाणु दैरों बनाते हैं। दैरों की बात कर रहा है। आगे बात करते हैं अणु, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, परमाणुओं का, अणु किसे कहते हैं, परमाणुओं के समूह को वही मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब परमाणु से मिलकर ही अणु बना हुआ आता है। बात सीधी से बात करें तो ये होगी। और तत्व की बात करें, इसके बाद में होता है तत्व, एलिमेंट की बात करें तो तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या, किसको, एक ही परमाणु के समूह। जिस एग्जाम्पल देखें तो सोना, चांदी, लोहा हो गया, गंधक हो गया आदि है। और तत्व की बात करें तो अब तक 118 तत्व याद कर चुके हैं, ढूंढ चुके हैं। किसी तत्व गुण परमाणु या उसके अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे ऑर्गन, हीलियम इत्यादि होते हैं। जबकि ऑक्सीजन के दो परमाणु के अणु जैसे O2 व O3 होते हैं, जो क्रमशः ऑक्सीजन के दो अणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जैसे O2 को तो ऑक्सीजन कहते हैं, O3 हो गया, O3 को तो ओजोन कहते हैं। किसी का अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या को किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता 3 होती है,
ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। यौगिक या कंपाउंड, अगर यौगिक और कंपाउंड की बात करें, किसकी? यौगिक, इस कंपाउंड भी बोल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, क्या होता है? नमक हो गया, जल हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आदि किसी यौगिक है। यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सकता है, जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो, उसे यौगिक का अणु कहते हैं। यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सके, जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे जल अणु का सूत्र H2 होता है। अमोनिया अणु सूत्र NH3 हो गया। जल का सूत्र क्या हो गया? H2O। अमोनिया का सूत्र क्या? NH3। बात करते हैं आगे मिश्रण की बात करें। मिक्सर की बात, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का अनिश्चित अनुपात। यौगिक क्या था? तत्वों के परमाणु का एक निश्चित अनुपात था। और मिश्रण क्या है? 2 या 2 से तत्वों के यौगिकों का अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जिसमें अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता। जो मिलाए गए अवयव होते हैं, उनके बीच में कोई रासायनिक बंध नहीं होता। अतः इन्हें आसान भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब आसान भौतिक विधियों से अलग भी कर सकते हैं। जैसे इनको अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वायु हो गया। वायु क्या है? एक मिश्रण है। इसमें क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन हो जाता, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2 जल हो गया, आदि अवयव किस में पाए जाते हैं? वायु में पाए जाते हैं। वायु के में एक मिश्रण में पाए जाते हैं। मिश्रण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मिश्रण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? समांगी मिश्रण। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर। दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव एक ही अवस्था में हो, नाम से पता चल रहा है समांगी। मतलब समान प्रकार के, तो समान प्रकार के अवयव की अवस्था एक परावस्था में होती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या हो गया? वायु हो गया, विलयन हो गया। और विषमांगी मतलब अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था में परावस्था में होते हैं, उन्हें विषमांगी कहते हैं। एग्जाम्पल बात करें, दूध हो गया, बादल हो गया, धुआं हो गया। ये क्या है? विषमांगी मिश्रण के टाइप प्रकार है। अगर बात करें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, द चेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। जब भी एक द्रव्य अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो वह परिवर्तन कहलाता है। जैसे रंग, गंध, अवस्था, प्रकृति, गुणसूत्र आदि क्या है? और कोई द्रव्य अलग अलग वही है। और भौतिक परिवर्तन क्या? परिवर्तन एक द्रव्य के किसी भी प्रकार के परिवर्तन होना एक क्रिया है। ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन कितने 2 प्रकार के होते हैं? कौन कौन से हो गए? भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगर बात करें अपन भौतिक परिवर्तन,
फिजिकल चेंज के बारे में बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें वो भौतिक गुण तो परिवर्तन हो जाए लेकिन रासायनिक गुण समान हो। कैसे? जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो गया कि बर्फ़ में भी क्या है, जल है, और जल में भी क्या है, जल है। और रासायनिक गुण तो क्या समान है, लेकिन भौतिक परिवर्तन चेंज हो गया। कैसे? पहले ठोस बर्फ़ क्या था, ठोस था, और गर्म किया तो जल में चेंज हो गया। मतलब पहले ठोस से द्रव में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। बर्फ़ से जल। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक गुण ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होने के साथ साथ एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई कार्बन है, कार्बन को अगर अपन ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन क्या गैस है, कार्बन क्या सॉलिड है। अगर ऑक्सीजन को उपस्थित में जलाते हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बन जाएगा। मतलब ये तो ठोस था, ये गैस था, इनकी अवस्था ये थी, लेकिन ये अलग अलग थे। ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, इनको दोनों को जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ही पदार्थ बन गया, तो वो किसी गैस अवस्था में। तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन तो होता है, लेकिन साथ में एक नया पदार्थ बन जाता है। अगर बात करें तो कागज़ की बात करें, अगर कागज़ को 2 टुकड़े कर देते हैं तो रहा तो कागज़, तो 2 टुकड़े करने के बाद में रहा तो कागज़ ही है ना, है तो कागज़ ही। लेकिन अब उसी कागज़ को हम जला देते हैं तो क्या हो गया, राख बन जाएगी। मतलब कागज़ से क्या हो गया, राख में चेंज हो गया। मतलब पहले क्या था, कागज़ था, फिर राख हो गया। मतलब रासायनिक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन पदार्थ भी नया बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे एक आध टॉपिक और बच रहा है, इस टॉपिक से 1-2, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।